2024 की लड़ाई से पहले अखिलेश यादव घिर गए हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का सनातन विरोधी बयान जो लगातार जारी है उनसे पार्टी परेशान है। एसपी नेता आईपी सिंह ने स्वामी के बयान पर कड़ा प्रहार किया है और नसीहत देते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करें। वहीं इंडी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्योंकि जिस तरह से गठबंधन के नेता आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि 2024 से पहले गठबंधन में तोड़फोड़ हो जाएगी। कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी को वोट न देने की अपील करते हुए कहा कि एसपी को वोट देना वोट की बर्बादी है। वहीं राहुल के जातीय जनगणना की वकालत पर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा करती आई है। इससे पहले उसे जातीय सर्वे की याद नहीं आई। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही तब जातीय जनगणना से कांग्रेस मना करती रही। यानी एक तरफ अपनी ही पार्टी में अखिलेश गिरने लगे हैं तो वहीं इंडी गठबंधन में आपसी खींचतान चल रही है। आज इसी पर करेंगे महाबहस, क्या घिर गए हैं अखिलेश यादव? लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चार हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। स्वामी का बयान, समाजवादी पार्टी परेशान। लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक अक्षर हिंदू धर्म का नहीं आता, क्योंकि तो कहता है कि जगत गुरु जी को उनको मैं संत नहीं मानता, वो न माने। मुझे स्वामी प्रसाद संत नहीं मानेंगे तो क्या मेरा संतत्व तो कहीं चला जाएगा? तुम बताओ। अखिलेश के लिए मुसीबत बने स्वामी मौर्य। कमलनाथ क्यों बोले एसपी को समर्थन, वोट की बर्बादी। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। जातिगत जनगणना पर राहुल वर्सेस अखिलेश। अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। गठबंधन में क्लेश, चौतरफा घिरे अखिलेश। इनको इस बात का भय लगा रहता है, डर लगा रहता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए, जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास के लिए काम हो रहा है, इनका भविष्य ही खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। सपा सांपनाथ, कांग्रेस नागनाथ और जो इनका INDA गठबंधन है, उस गठबंधन की गांठें खुल गई हैं। वो ठगबंधन। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर फोकस आज की डिबेट रहने वाली है। अखिलेश के लिए मुसीबत बन गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पार्टी के भीतर से आवाज उठ रही है, इंडी गठबंधन से आवाज उठ रही है और बीजेपी तो घेर ही रही है। सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस एसपी की जबानी जंग गठबंधन में फूट मानी जाए? जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर जवाब दिया है अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर और कहा है कि आजादी से बाद तो कांग्रेस की सरकार इतने लंबे वक्त तक रही है, तब आखिर कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? और सवाल नंबर 3, चर्चा इस पर भी, क्या 2024 से पहले अखिलेश यादव घिर गए हैं अपनी पार्टी के अंदर भी, जिसके साथ गठबंधन है वहां पर भी?
और इसके लिए चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, जितेंद्र प्रताप सिंह जी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे, बताइए समाजवादी पार्टी की इस स्थिति को क्या कहा जाए? जहां गठबंधन हुआ वहां भी सही नहीं चल रहा और पार्टी के अंदर भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर में समाजवादी पार्टी हमेशा से एक रहती है और समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो फैसला लेता है। किसी और के कहने जाने से पार्टी में कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। दूसरी बात, जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। अगर जाति जनगणना की बात हम करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं, तो जाति जनगणना तो कांग्रेस भी इतनी साल से सरकार थी, हम तो हमेशा कांग्रेस से भी यही मांग करते रहे कि आप जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई। इतने सालों तक वो पहले भी मांगते थे, आज ही मांग कर रहे हैं। जहां तक सवाल चुनाव का है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हम 12 से 13 सीटों पे जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है भारतीय। लेकिन अनुराग जी, कमलनाथ जी का ताजा बयान है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने के बराबर है। देखिए, कौन क्या कहता है इसकी चिंता समाजवादी लोग नहीं करते ना। समाजवादी तो जनता की चिंता करती है, जनता की भले की चिंता करती है, जनता को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए। जैसा हमारा मॉडल उत्तर प्रदेश में रहा है विकास के हमारा काम बोलता है, उसी तरह से हम मध्य प्रदेश में भी हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कैसे उसको विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति फैलाती है समाज के अंदर में, कैसे उसको सत्ता से दूर रखेंगे, ये हमारी। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे बीच में है। प्रियंका जी बताइए, सपा कह रही है कि जिसको जो कहना है वो कहे, समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है, लेकिन बीजेपी चुटकी ले रही है, आप भी देख रही हैं और मान भी रहे हैं कि अगर सपा मैदान में है मध्य प्रदेश के अंदर तो नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस का है। ये लड़ाई खुलेआम अगर आप किसी से भी पूछ ले तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वहां की जनता भी इस बात को मानती है। जिस तरह की भीड़ आप देखिए कि जिस तरह जनसभाओं में आ रही है, उससे ये साफ पता चल जा रहा है। दूसरी चीज, हम मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं, हम किसी और विषय पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, जातीय जनगणना हमारा प्रमुख और मेन जो है एजेंडा रहेगा। जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। और रही बात जनगणना की, तो इससे पहले 2011 में हम ऑलरेडी जनगणना करा चुके। जब तक उसके डेटा आता, जब तक सर्वे जो की रिपोर्ट आती, तब तक तो हमारी सरकार जा चुकी थी। ये काम भारतीय जनता पार्टी का था कि उस सर्वे का डाटा सार्वजनिक किया जाता, पर उन्होंने नहीं किया। अब उसका क्या रीजन रहा, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि इससे पहले सपा की सरकार जो है और अन्य सरकारों के साथ भी गठबंधन के साथ रही, तब उनको ये करवा लेना चाहिए था। लेकिन प्रियंका जी, जातिगत जनगणना पर लेकर आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने ये जवाब राहुल गांधी को दिया है कि आजादी के बाद तो आपकी सरकार रही, आप एक्सरे की बात कर रहे हैं, अब तो सीटी स्कैन और एमआरआई तक आ गया है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जितना भी काम किया गया आजादी के बाद, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, उसमें सामाजिक समता और सामाजिक जो न्याय की बात है वही की गई है। समाज के वो लोग जो पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं, उनकी मदद हो सके, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनकी मदद करती चली आ रही है। जातीय जनगणना भी करेगी और उनकी एक बार फिर। लेकिन इस बात का आप क्या जवाब देंगे? आप ही के सहयोगी दल जो गठबंधन में है, जब वो ये कहने लगे कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकार आपने चलाई, तब तो बात नहीं की। आज आप इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि परंपरागत वोट बैंक खिसक रहा है। देखिए, मुझे लगता है ऐसा जी, स्टेट जो यूनिट होती है उसका प्रेशर भी होता है। हम ये नहीं मान सकते कि आप जो है कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो किसी गठबंधन को ध्यान में रखेंगे, आप अपनी जो स्टेट यूनिट है उसको भी ध्यान में रख के करते हैं। अब वो क्या रीजन है, वो तो सपा पार्टी के प्रवक्ता ही बेहतर ढंग से बता सकते हैं, आप उनसे। ठीक है अनुराग जी, मैं अपनी पार्टी की बात बेहतर ढंग से बता सकती हूँ। अनुराग जी, स्टेट यूनिट का प्रेशर है, ये जवाब कांग्रेस का। इससे पूर्व में कमलनाथ अखिलेश यादव के लिए किस तरह का शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं, वो भी आपने सुना। मैंने आपसे बहुत क्लियर शब्दों में बता दिया कि समाजवादी पार्टी मजबूती से वहां पे चुनाव लड़ रही है। पहले भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही है और हम 5 से 6 सीटों पे जीतते रहे हैं। लेकिन आप उन सीटों पर टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से जहां पर उनके मजबूत उम्मीदवार हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो समाजवादी लोग हैं, जहां समाजवादी मजबूती से लड़ती है वहां समाजवादी लड़ती है। और समाजवादी जब चुनाव लड़ती है तो जनता के हित की बात करती है। हम किसी दल की और किसी उसकी बात नहीं करते, हम जनता की बात करते हैं। क्योंकि मेरा मकसद होता है जनता को कैसे न्याय मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो अन्याय के अलावा तो कुछ हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार, अन्याय, महिला अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान सभी परेशान है।
अब उनको परेशानी की बचाने की जिम्मेदारी है। अब उसमें जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ रही है और जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति दुखी है। आस्था जी, आप भी अंदर से दुखी होगे, बोल भले नहीं पाओ, आप भी तो डीजल पेट्रोल भराते होगे अपनी गाड़ी में, तो आपको भी तो पैसा देते टाइम तकलीफ तो होती है ना, कि तनख्वाह तो आपकी भी नहीं बढ़ रही होगी सैलरी, लेकिन यहाँ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो परेशान तो आप भी होंगे। बेशक आप ना बोले टीवी चैनल पे, क्योंकि वो आप अपनी ड्यूटी पे है अभी, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी, जिस तरह से लोग की कमर टूटी हुई है, उससे निजात पाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी जनता को न्याय दिलाने के लिए है, और उसमें हम कामयाब होंगे, क्योंकि जनता में जिता रही है, जनता का। ठीक है, आप बीजेपी को घेर रहे हैं। मैं आलोक अवस्थी जी को लेकर आना चाहूंगी डिबेट में। आलोक जी, आपको लग रहा है कि INDIA गठबंधन जो NDA के खिलाफ तैयार किया गया, उसमें अब क्या राहुल गांधी वर्सेस अखिलेश यादव की स्थिति चल रही है? टीवी डिबेट्स में खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के बयान पर बहुत आगे बढ़कर जवाब देने से हिचक भी नहीं रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस शुरू से ही हमने कहा था ये घमंडी अलायंस है, क्योंकि हर नेता का, हर पार्टी के नेता का अपना अहंकार है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सीटें अधिक से अधिक चाहता है, लेकिन देना कुछ नहीं चाहता है। इसीलिए आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर रात 1-2 बजे तक जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को बैठाए रखा कमलनाथ जी ने, और टिकटों के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। अखिलेश जी ने उसके बाद जो है मोर्चा खोल दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में चिरकुट तक कह दिया, और वहां पर अखिलेश की बात तो कमलनाथ कह ही चुके थे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी की पार्टी से राम गोपाल जी ने छुटभैया नेता कमलनाथ को कहा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने मंदबुद्धि और पागल तक जो है राहुल गांधी को करार किया। तो किस तरह की एक वैचारिक जो है लड़ाई और किस तरह की भाषा का प्रयोग हम सबने साथ देखा है। ना इनका एजेंडा है, ना सीटें कोई बट पाई हैं, नेता कौन होगा ये बट नहीं पाया। तो इसलिए इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। देश के सामने नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व खड़ा हुआ है। दूसरी बात, मैं अखिलेश जी के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी का एक दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो सनातनी हिंदू न होने का प्रयास करते हैं, केदारनाथ जी उनकी पत्नी जाती हैं और वो स्वयं जो है गोवर्धन पूजा की फोटो शेयर करते हैं। वहीं पर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारी महामाता महालक्ष्मी और गणेश जी के बारे में, उनकी 4 भुजाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी। ठीक है, ये जो पॉइंट आपने उठाया है, ये पॉइंट आपने उठाया है, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी रहने वाला है। मैं इसे अनुराग भदौरिया जी के पास लेकर जाऊंगी आलोक जी, लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग अपने अपने कमेंट्स रख ले। जितेंद्र प्रताप सिंह जी, सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में। आस्था जी, जैनेंद्र नाम है, जितेंद्र जी जैनेंद्र जी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो एक सोची समझी रणनीति नहीं कही जा सकती है। जब इन्होंने गठबंधन किया था तब भी मैं आपके साथ बैठा था और यही चर्चा हुई थी कि ये एक ठगबंधन है, जहां पे कोई भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बताया गया है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे। क्या विधानसभा चुनावों के लिए ये गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या केवल लोकसभा। जातिगत जनगणना को लेकर जो खाई है वो बढ़ती जा रही है क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में? देखिए, 60 साल कांग्रेस ने राज किया और 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कभी भी इनके मुंह से कभी एक बार भी निकला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं तो जातिगत सर्वे किया जा सकता था, क्योंकि जातिगत जनगणना जो है वो तो खैर केंद्र की तरफ से होती है, लेकिन प्रदेश के अंदर तो आप जातिगत सर्वे करवा सकते थे, जाति के आधार पर सर्वे करवा सकते थे। उनका ये देख सकते थे उनको जो पिछड़े हैं आर्थिक आधार पर उनको कितनी तरक्की मिली, शैक्षणिक आधार पर कितनी तरक्की मिली, उनको अनुराग जी इसका जवाब बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये आप पता लगा सकते थे। श्री मेरा एक सीधा सा सवाल है आस्था जी आपसे, और जनता देख रही है। आप एक बार भी सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछते कि आपके गठबंधन में बताओ चंद्रबाबू नायडू क्यों छोड़ के चले गए? आप एक बार भी उनसे नहीं पूछते, सुनिए, एक बार भी नहीं पूछते AIDMK आपको छोड़ के क्यों चला गया? एक बार भी उनसे नहीं पूछते जो शिवसेना आई है सिंधे गुट की या जो NCP गुट की अजीत पवार जी की आई है, कैसे सीट का बंटवारा होगा, वहां सरपटौल होगा? आप बताइए, वहां पे चिराग पासवान उनके चाचा आपस में लड़ रहे हैं, हाजीपुर से कौन लड़ेगा? क्योंकि हम इसकी बात इसलिए नहीं करते और हम नहीं छेड़ते क्योंकि हमें जनता की बात करनी होती है, क्योंकि जनता के मुद्दे की चर्चा करेंगे हम। NDA गठबंधन में क्या होता है इसकी चिंता थोड़ी है हमें।
हमें चिंता इस बात की है कि जनता को न्याय कैसे मिले, जनता को कैसे परेशानियों से दूर हम। ठीक है, आपसे फिलहाल सवाल पूछा गया था कि जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना या उस आधार पर किसी तरह का कोई सर्वे किया था? बात होने दीजिए। अरे पूरी बात होने दीजिए। सवाल से मत बच जाइए। भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछते, इंडिया गठबंधन की आपको चिंता रहती है, लेकिन जो एनडीए है उसके गठबंधन की भी चिंता कर लो। लेकिन हमें पता है क्या, उनके एनडीए गठबंधन में तो मजबूत नेता है, हमारे यहाँ तो मजबूत नेता है। जहां मजबूत नेता होते हैं वहां दो शब्द बोलते हैं। वो मजबूत नेता क्या बोलेंगे? जी सरकार, जी सरकार, सरकार जो आप कहते हो हुजूर। तो मजबूत नेता क्या चिरकुट कहकर बुलाएंगे एक दूसरे को? मेरी बात नहीं समझे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम को अलट पलट के बुलाएंगे, ये मजबूती है? मैं आपसे कह रहा हूं मजबूत, मेरी बात सुन लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप बीजेपी से सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि सरकार उनकी है और जनता से ना गठबंधन पर आपको क्वेश्चन करना है, आप पूछिए, मैं तो किसी को नहीं रोकती। बोलिए आलोक जी। आपसे हमने सवाल पूछ लिया तो आप बीच में कमेंट्री करें। हमने कहा कि आप अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें देंगे, आप बताइए। अनुप्रिया पटेल जी को कितनी सीटें देंगे, निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, राजभर को मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो सीटें कितनी देंगे लोकसभा बताइए ना। जनता जानना चाहती है कि राजभर को कितनी सीट देने वाले हैं, मंत्री कब बनाने वाले हैं, अनुप्रिया पटेल जी को कितनी सीटें देंगे, न्याय की अपेक्षा करूंगा। अनुराग भदौरिया को आपने बहुत समय दिया है, मुझे उतना समय मिलना चाहिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। मैं तो साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि आखिर अखिलेश यादव जी का एजेंडा क्या है? कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या नेता उनके अलायंस ने चुन लिया है? क्या अखिलेश यादव स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिनकी हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 3 लोकसभा सीटों की है? जिस अखिलेश यादव की हैसियत खाली सवाल आप अनुप्रिया पटेल जी को कितनी सीटें देंगे ये बताइए। आप बताइए किसने निषाद पार्टी को कितनी सीटें देने जा रहे हैं? आप बताइए ना। सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 50% से अधिक वोट मिला है। हमारे गठबंधन को 12 ऐसी स्टेट है जहाँ पे 100% वोट मिला है हमको, 100% सीटें हमको मिली हैं। 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर हमारे को 60% से अधिक वोट मिला है, और कांग्रेस का खाता 18 राज्यों में नहीं खुल पाया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव क्या सनातन धर्म पर बराबर जो चोट करवा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या वह एक दूसरे का ढोंग? देखिए, आप लोग डिबेट को दूसरी तरफ मत ले जाइए, विषय पर रहिए। ये सारे समीकरण चर्चा में रहे हैं और 2024 से पहले रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर ये है कि मुंबई में जो INDIA के फॉर्मेशन के टाइम पर एक बड़ी बैठक हुई थी और जो मंच से एक दूसरे का हाथ थामे तस्वीरें सामने आई थी, क्या ये तस्वीर की वास्तविकता अब भी यही है या अब भी पड़ी इसकी जो दरार है इसको कितना छिपाने की कोशिश की जाएगी? क्या अब भी सब कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा? प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आ रही हूँ आलोक जी। प्रभात जी एक बार भी बात नहीं रख पाए अपनी। प्रभात जी, आप तो अनुराग भदौरिया को आज बुलवा रही हैं पास। नहीं, आपकी आवाज लगातार जा रही है। देखिए आस्था जी, लगातार जा रही है आपकी आवाज। आस्था जी, मैं ये कहूंगा पैनल में जितने लोग बैठे हैं इन्होंने अपनी बात रखी है। मेरा ये मानना है कि इस देश की जनता में ये लोग खारिज हो रहे हैं इस तरीके के बयान देके। देखिए, आप सनातन पे, लक्ष्मी जी पे या हमारे ग्रंथ पे अगर आप कोई बयान देते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए आप हाईलाइट तो हो जाएंगे, लेकिन जनता आपको खारिज कर रही है। अब जनता इन तरीके के बयानों पे भ्रमित नहीं होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश उसमें सहमति है, नहीं तो अखिलेश पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं? अखिलेश को पार्टी से निकालना चाहिए। अगर अखिलेश पार्टी से नहीं निकालते हैं तो ये कहा जा सकता है कि अखिलेश 2 नाव पे पैर चला रहे हैं, 2 नाव पे बैठे हुए हैं। वो अपने मुस्लिम और तुष्टीकरण के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक तरफ बयान दिलवा रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं। आस्था जी, पूरी बात आ जाए। और जो आपने इंडिया गठबंधन की बात कही, कमलनाथ या जो भी मध्य प्रदेश की बात कही, मतलब इनका गठबंधन किसी भी सूरत में आगे चलने वाला नहीं है। कमलनाथ ने जो बयान दिया, उन्होंने अपनी MP की राजनीति के हिसाब से जहां कांग्रेस मजबूत है इस तरीके का बयान दिया कि वोट बर्बाद ना हो। मैं फिर कहना चाहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो बौद्धिस्ट है, बुद्ध, वो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथ अपना स्वीकार किया है, और सनातन धर्म पे हमला करना इस तरीके का, ये कोई भी दोनों तरफ से मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग इस तरीके का हमला करते हैं एक धर्म के आधार पे और जिस तरीके से ये बातें आती हैं, इनको खारिज करना चाहिए जनता को, क्योंकि अब जनता स्वीकार नहीं करेगी और क्षेत्रीय छत्रों का समय अब जाने वाला है। अब सबसे बड़ा अखिलेश को ये डर है कि हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं कांग्रेस में न चला जाए। तो ये सारी जो बयानबाजी हो रही है कमलनाथ वर्सेस
या यहाँ उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के चीफ थे अजय राय, ये सारी जो बयानबाजी शुरू हुई है वो इसीलिए हुई है कि यूपी में कांग्रेस कहीं मजबूत ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बयान दिए जाएं जो हमारा एक वर्ग का वोट है वो भ्रमित ना हो और वो हमारी तरफ रहे। आपने विस्तार से अपना विश्लेषण बताया। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपकी आवाज जो है वो आज क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के आपकी आवाज आ रही है। उम्मीद है इस बार कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो। 30 सेकंड बोलिए। देखिए, मेरा असल ये कहना है, अखिलेश यादव जी का एक दोहरा चरित्र है। एक तरफ सनातन होने का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ लगातार सनातन पर प्रहार करवा रहे हैं। उनके राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य माता लक्ष्मी और गणेश जी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जैसे हिंदुओं के सबसे पवित्र धाम के को कहते हैं वो बौद्ध मठ रहा है। रामचरितमानस व सनातन धर्म पर सवाल खड़े करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जब बयान आता है तो इनकी पार्टी से कहा जाता है उनका व्यक्तिगत विचार। आखिर एक राष्ट्रीय महामंत्री का हर बार व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकता है? ये सोची समझी एक साजिश है। तुष्टीकरण को पुष्ट करने के लिए सनातनी हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव करा रहे हैं और इनको देश माफ नहीं करने वाला। यह एक तरीके से वह षड्यंत्र कर रहे हैं सनातनी हिंदुओं को नीचा दिखाने का और अपने एक विचारधारा के जिसके पीछे वो खड़े रहते थे, दंगाइयों और आतंकवादियों की मदद करते थे और उनके पीछे खड़े होकर के उनके। ठीक है आलोक जी, 30 सेकंड पूरे। अनुराग जी, अब आप विषय को भटकाइएगा मत और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जवाब दीजिए। बयान चाहे आरपी सिंह का हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम का हो, वो देवी लक्ष्मी और 4 भुजाओं पर सवाल खड़े करते हैं और उनकी बेटी लक्ष्मी पूजन की फोटो ट्वीट करती हैं। सुने, देखिए कमाल की बात है कि साक्षात लक्ष्मी 112 जो हमारा 100 डायल हमने बनाया था 112 इन्होंने कर दिया। वो नौकरी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रही, बेचारी दिवाली पे धरने पे बैठी रही। साक्षात लक्ष्मी है उतनी हमारी बेटियां और वो दिवाली मौर्य पर बोलिए तब उनको अखिलेश यादव पार्टी से निकाल करके माफी मांग रहे हैं। बढ़ा दे जो महालक्ष्मी की पूजा भी गणेश जी की आपने भी करी होगी अपने घर में, तो मजबूरन हमारे भी अपने घर पर करी होगी दिवाली में पूजा। उन्होंने उनके क्या हुआ? के साथ दिवाली बनाई करी थी, उनके तकलीफ पूजा कर रहे थे या माता लक्ष्मी पूजा कर रहे थे? इसको भैया आप अपने ही घर की लक्ष्मियों को आप धरने पे बैठाने पे मजबूर कर रहे हो। मात्र 6000। अनुराग जी, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जवाब दीजिए। डिबेट के आखिरी 5 मिनट चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जवाब दीजिए। ये सारी बातें आप फर्स्ट हाफ में कह चुके हैं अनुराग जी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर जवाब दीजिए। उनके 18,000 तनख्वाह नहीं कर पाए तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको घर लेके आके उनको उत्तर प्रदेश जनता अखिलेश यादव को पहचान चुकी है और उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की पूजा करने वाले अखिलेश यादव। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं बोलना चाहती। प्रियंका जी हाथ उठा रही हैं, वो कुछ कहना चाहती है। बोली प्रियंका जी। देखिए, आलोक जी से पूछना चाहूंगी कि जातीय जनगणना पर उनका स्टैंड क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि ये अपने आप को ओबीसी हर जगह बताकर वोट लेते रहे, वोट मांगते रहे, पर आज जब उनके हक देने की बात आती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों को जो है पोजीशन निकालना हो, हर जगह ये पीछे क्यों नजर आते हैं? इनकी हकीकत देश और जनता के सामने आ चुकी है और अब इनका कोई भी छलावा चलने वाला नहीं है। जिस तरह से ये जातिगत जनगणना के फेवर में भी नहीं दिखते हैं, उस पर बात करने से भी कहीं छुपते नजर आते हैं, कहीं आंखें चुराते हुए नजर आते हैं। उसे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा क्या है और ये किसको बढ़ाने में बोलिए आलोक जी, इनकी हकीकत। बोलिए, वो पूछ रही है बीजेपी का स्टैंड क्या है, इस पर ये क्लियर कर दीजिए। आस्था जी, 1951 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई है। 55 साल देश में कांग्रेस का शासन रहा है। 10 साल मनमोहन सिंह के शासनकाल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उस सरकार के साथ खड़ी थी। 2011 में जनगणना करने के बाद 6 महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है। 3 साल तक इन्होंने जो है उस जनगणना को दबा के रखा और ये तरह का आज जो है जिस तरह का ये झूठा एक आवरण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि गरीब से बड़ा कोई भी जो है जाति नहीं होती है और गरीब देश का 80 करोड़ व्यक्ति जिसमें गरीब है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर आती है कि गरीब को राजनाथ हम उसके साथ खड़े हैं। आज गरीब को हम जो है मकान दे रहे हैं, गरीब को मकान का मालिक बनाया है, गरीब के घर में शौचालय बनाया है, गरीब को हमने शिक्षा का अधिकार किया है, गरीब को स्वास्थ्य सुविधा दी है। आज गरीब जो है किसी से बड़ा स्तर पे बीमार होने पर अपना इलाज करा सकता है। आज गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। किसान के ऊपर जीएसटी लगाकर आप उससे वसूली कर रहे हैं, आम आदमी से उसके दूध दही पर वसूली कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर वसूली कर रहे हैं, गैस सिलेंडर पर वसूली कर रहे हैं, 700 रुपए का देते हैं वहाँ पे।
तो आपने तो गरीबों को लूटा है। एक एक करके बात रखिए आप दोनों। 85 रुपया बंदर बाट हो जाता था। तो कांग्रेस एक एक करके बात रखिए। अब आप दोनों आपस में उलझ पड़े। समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया स्वामी प्रसाद मौर्य पर जवाब ना देने का। अनुराग जी, लास्ट 1 मिनट है। मैं सीधी सी बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लक्ष्मी रूपी हमारी बेटियों को 12,000 से 18,000, अरे महालक्ष्मी के बारे में बताइए। देवी लक्ष्मी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा, पार्टी उसके साथ है या नहीं है? उनके साथ न्याय नहीं किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य के देवी लक्ष्मी पर दिए गए बयान पर सपा का क्या स्टैंड है? अनुराग जी, क्या ये एक्सेप्टेबल है? और उनकी सरकार सपा के अंदर से इसका विरोध होने लगा है। आज भी मांग करता हूं कि मेरी लक्ष्मी रूपी बेटियों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपनी गोलमोल रणनीति पर कायम है समाजवादी पार्टी। इसे ऐसे इसलिए क्यों ना कहा जाए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हर बार सपा की चुप्पी क्या स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं और पार्टी उस पर खामोश है। एसपी नेता आईपी सिंह ने इसका विरोध किया, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस ने इसका विरोध किया। तो वहीं इंडी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन के नेता आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, वजह चाहे जातिगत जनगणना को लेकर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हो या सीट बंटवारे को लेकर हो, कुल मिलाकर 24 के लिहाज से तैयार हुआ क्या इंडी गठबंधन, जिसकी दरार अब और चौड़ी होती जा रही है। इस पर कहने के लिए क्या दोनों पार्टियों की तरफ से कुछ बचा है? अब महाबहस में इतना ही। सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।